नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे हिंदी में संधि। हमारा टॉपिक जो चल रहा था, और उसमें आज हम और संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अयादी संधि के बारे में पढ़ा है, यण संधि के बारे में भी पढ़ लिया है, वर्दी संधि के बारे में भी हमने अध्ययन किया है, और वर्दी संधि के जो अपवाद थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुण संधि। तो गुण सवर संधि के बारे में हम अध्ययन करें। शब्द शुद्धि में इस संधि के उदाहरण कई बार आ जाते हैं। तो इसकी एक सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें, सामान्य अगर परिभाषा की हम बात करें, तो इसकी ये है, जब आ के ई ई उ ता री आते हैं तो का क्रमशः ए को था कर बन जाता है। यानी जब ए आ के बाद ई ई उ और री आता है, तो ई ई से तो ए बनता है, उ से ओ बनता है, तथा री आने पर अर बनता है। हमने पिछली संधि में पढ़ा था आर के बारे में। वो कुछ शब्द थे जिनमें आर बन रहा है और वो शब्द वर्धी संधि में चले गए। बाकी जो शब्द है वो गुण संधि में आएंगे और अर बनेगा। ये इसकी एक सामान्य से परिभाषा है गुण स्वर संधि की। अब अगर हम नियमों की अगर बात करें, तो जो संधि के नियम हैं उनसे परिभाषा बनती है और परिभाषा से ही नियम बनते हैं। तो गुण स्वर संधि के अगर नियम की अगर बात करें हम, तो इनके नियम इस प्रकार हैं। एक नंबर इसका जो नियम है वो ये है, ए आ के बाद अगर ई या ई आते हैं तो इनसे ए बनता है। तो इनका नियम है, ए के बाद ओ, ए आ के बाद उ आता है तो ओ बनता है।
तीसरा जो इनका नियम है, ए के बाद अगर री आता है तो इनका अर बनता है। तो क्या बन जाता है? अर। ये इनके तीन नियम है। ए आ के बाद अगर री आता है, नहीं, ए आ के बाद ई आता है तो ए आ के बाद ऊ आता है तो ओ, और ए आ के बाद अगर री आता है तो अर बनता है। ये इनके तीन नियम है, बहुत ही आसान है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि संधि में पहचान सबसे बड़ी बात है, पहचान ही सबसे बड़ी बात है कि गुण और संधि में किस प्रकार के शब्द आते हैं और उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक सामान्य तौर पर पहचान का तरीका हम देखते हैं। पहचान के तौर पर हम बात करते हैं, जब किसी शब्द में जब किसी शब्द में एक मात्रा जब किसी शब्द में एक मात्रा, और एक मात्रा किसकी होगी? या तो एक मात्रा ये मिलेगी आपको, या फिर एक मात्रा आपको ये मिलेगी। एक मात्रा या तो एक की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा। एक मात्रा दिखाई देती हो, ए? अगर किसी शब्द में एक मात्रा कौन सी? ए और ओ की मात्रा होनी चाहिए। या प्लंत है से तो ए की ध्वनि की है, आती है। तो वहां और संधि मानी जाती है। जब किसी शब्द में एक मात्रा, या तो किसी शब्द में एक मात्रा मिलेगी आपको ए और ओ की, या फिर अगर किसी शब्द में हलंत वर्ण रेफ युक्त अगर रे आता है, ऊपर वाला रे, तो उससे पूर्व है वो ए की ध्वनि आनी चाहिए। अगर उससे पूर्व अगर रे हलंत है और इससे पहले अगर ए की ध्वनि आएगी तो आर बन जाएगा। अगर रे से पूर्व आ की ध्वनि आती है तो आर बनता है। आर वाले शब्द तो हमने देख लिए, वो तो वर्धी संधि में चले गए। और जिन शब्दों में अर बनेगा वो शब्द किस में आएंगे? गुण स्वर संधि में आएंगे, या एक मात्रा वाले। अब कई शब्द इस प्रकार के भी मिल जाएंगे जो एक मात्रा है और उसमें कोई संधि नहीं है। अगर मूल शब्द अगर आपको दिखाई देता है, अगर किसी मूल शब्द में एक मात्रा हो तो उसमें कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि मूल शब्द में कोई संधि, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया आपके सामने, जैसे केवल। अब आप ने देख लिया कि कै पर किसकी मात्रा है? एक की मात्रा है, यानी एक मात्रा है। तो अब इसमें कोई संधि थोड़ी हो सकती है, गुण संधि, क्योंकि ये तो मूल शब्द है। मूल शब्द में कोई संधि नहीं होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि अगर कोई मूल शब्द में अगर एक मात्रा है तो उसमें कोई संधि नहीं होगी। अगर मूल शब्द में कोई दो मात्रा आ गई तो भी उसमें कोई संधि नहीं होती है। तो ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। अगर किसी मूल शब्द में अगर एक मात्रा दिखाई देती है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये मूल शब्द है या संधि से युक्त शब्द है। संधि से युक्त शब्द में अगर एक मात्रा आ रही है तो उसमें गुण स्वर संधि हो सकती है। अगर मूल ही शब्द है और उसमें एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है तो उसमें फिर कोई संधि नहीं होगी। जैसे अब केवल में कोई संधि नहीं है। तो हमने देखा कि आज जो हम पढ़ रहे थे गुण स्वर संधि के बारे में, सामान्य से परिभाषा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी के साथ आप इसे याद भी कर सकते हो और इनके नियमों को भी याद कर सकते हो। इनके 3 नियम है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसके जो पहचान करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। अगर एक मात्रा वाला शब्द या हलंत रह से पूर्व ए की ध्वनि आती है तो वहां पर गुण स्वर संधि मानी जाती है। अब इसके कुछ से उदाहरण देखते हैं हम। जैसे इनका जो पहला नियम है उसके उदाहरण देखते हैं पहले। ए आ, ए आ के बाद ई ई, ए आ के बाद ई आने पर क्या बनता है? ए। ये हमारा नंबर 1 उदाहरण नियम है। जैसे हम मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, जैसे सुर प्लस इंदर, प्लस इंदर। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर क्या है? ए है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया? ई हो गया। ए और ई ने मिलकर क्या बना लिया? ए बना लिया। क्या बना लिया? ए। ए क्या है? विकार है। ए क्या है? विकार है। अब जो भी विकार आता है संधि में, चाहे वो कोई भी संधि हो, विकार प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर रे बचा है। रे क्या है? हलंत है। तो रे हलंत बचा है, क्योंकि रे में से ए चला गया है तो ए की मात्रा लगा दो। ई चला गया और ने, तो शब्द क्या बन गया? सुरेंद्र। इस प्रकार से आप आसानी से शब्दों को जोड़ सकते हो। कोई अब यहाँ पर सुरेंद्र में क्या है? एक ही मात्रा है। इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। ऐसे एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं, प्लस इंदु। तो यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय में किसकी मात्रा है? ए की। फिर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। ए और ई ने मिलकर क्या बना लिया? ए। ए तो बना लिया। अब ए हमारा विकार है और इसमें किस में जुड़ेगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ दो। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय बचा है तो तय में ए की मात्रा लगाओ, भारतेंदु। तो भारत प्लस इंदु का क्या बन गया? भारतेंदु। ये भी एक मात्रा का शब्द बना है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऐसे हम कई बार कोई संधि से युक्त शब्द आ जाए, जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं कि एक शब्द आ गया नरेंद्र। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो सबसे पहले हम शब्द को पहचान करते हैं। शब्द की क्या करते हैं? पहचान करते हैं मोटे तौर पर। तो इस पर क्या है कि रे पर एक मात्रा है, तो इसका मतलब एक मात्रा वाले शब्द किस में आते हैं? गुण स्वर संधि में। तो अब ये हमारी पहचान बन गई, एक मात्रा। तो वही तरीका है, अगर इसका विच्छेद करना है तो पहचान से पहले शब्द को अलग लिखो और पहचान के बाद अलग लिखो। तो मात्रा किस पर है? रे पर है, तो मात्रा से पहले नर बचा, क्योंकि पहचान मात्रा है हमारी।
तो मात्रा को मैंने छोड़ दिया, और मात्रा के बाद क्या है, ये बचा। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास बचा क्या है, ए की मात्रा बची है। किसकी बची है, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा हमारी पहचान है, ए की मात्रा किससे बनती है, ये भी आप लोगों को ध्यान है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है या तो ए होगा या आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई और ई होगा, उससे मिलकर क्या बना है, ए बना है। तो यहाँ पर कह तो ए की मात्रा आएगी रे में या आ की मात्रा आएगी, तो आप यहाँ पर ए की मात्रा लगाऊं या आ की लगा दी तो नरा बन जाएगा, और मूल में शब्द क्या होता है, नर होता है, इसलिए इसमें ए की मात्रा आएगी। आगे जो शब्द है ये इसमें ई, इंद्र, इंद्र में हमेशा ई क्या आती है, छोटी आती है, तो नर प्लस है इंद्र। क्योंकि संधि में दो दो मात्रा एक साथ चलती है, ए आ चलती है, ई चलता है, ऊ चलता है, ए ऐ चलता है, और ओ औ चलता है। अब दो में से कौन सी मात्रा शब्द पर लगानी है, वो तो हमारा शब्द को अच्छा होना चाहिए, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि ये शब्द में एक मात्रा लगेगी या दो मात्रा। संधि दो मात्रा बताती है कि दो में से एक मात्रा आपको लगानी है। तो दो में से एक मात्रा कौन सी लगानी है, तो जैसे मूल शब्द कौन सा है, एक मात्रा से बनेगा या दो मात्रा से, तो नर है तो मूल शब्द है, तो इसमें ए लग गया। इंद्र में ई की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। जैसे एक शब्द आता है, कई बार बहुत ही बढ़िया शब्द है और एग्जाम में बहुत बार ये शब्द आ चुका है, जैसे इतरेतर शब्द है। कई बार एग्जाम में ये शब्द पूछा गया है एग्जाम में कि इतरेतर में कौन सी संधि है। महत्वपूर्ण शब्द, हम जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं उन्हीं उदाहरणों को ही देखेंगे, सामान्य तौर पर नॉर्मल उदाहरण नहीं देखेंगे। जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वही उदाहरण हम ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी पहचान है एक मात्रा की, एक मात्रा से पहले शब्द को अलग लिख दो, क्योंकि रे पर मात्रा है और बाद में क्या है, तर। क्या बचा, मात्रा बची। तो आपको पता है कि एक ही मात्रा किससे बनती है, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो ए होगा या आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई और ई होगा। तो यहाँ पर मैं ए लगाऊं या आ, इत्र होगा या इत्रा, इत्र होगा मूल शब्द तो ए लगा दिया, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या लिखना है, ई, तो इत्र प्लस है इत्र, तो इतरेतर का संधि विच्छेद क्या हो गया, इत्र प्लस है इत्र हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विवाहेतर में कौन सी संधि है, विवाहेतर में कौन सी संधि है, तो बहुत ही आसान है, आप इसको तोड़ लो। जैसे विवाह है, एक मात्रा है पर है, तो मात्रा से पहले शब्द को अलग लिख दो और मात्रा के बाद शब्द को अलग लिखो। अब एक ही मात्रा है, आपको पता है कि यहाँ पर ए लगेगा या आ, तो विवाह ए लगेगा, और आगे शब्द में ई लगाऊं हर्षव या दीर्घ, तो इतर में आपको पता है कि हर्षव आती है, तो विवाह प्लस इतर। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। एक इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में और आता है, जैसे साहित्येतर, तो इसमें क्या है, ये पर क्या है, एक मात्रा है, तो ये से शब्द को हटा दो, जैसे शब्द बन जाएगा साहित्य, और बाद में क्या आ जाएगा, इतर। इतर का अर्थ होता है अलग, तो साहित्य प्लस है इतर। ये तीनों ही शब्द एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द। के बाद अगर हम कुछ और देखें उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे
कई बार हम देख लेते हैं कि जैसे राजेश शब्द है, तो इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजेश का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे यहाँ ए है प्लस ईस, यानी राजेश का संधि विच्छेद होगा वो राज प्लस ईस होगा, क्योंकि ये जो राज शब्द है वो राजन से बना है। राजन, राजन से बना है, इसमें न लोप हो गया, राज प्लस ईस, तो राजेश का संधि विच्छेद सही होगा राज प्लस ईस, और गुण स्वर संधि होगा, क्योंकि इस पर एक मात्रा है और मात्रा से शब्द को हमने अलग कर दिया है। ईस में ई की मात्रा हमेशा दीर्घ आती है, ये भी आप ध्यान रखो, ईस में हमेशा मात्रा दीर्घ आती है। जैसे एक बहुत ही बढ़िया शब्द है पेक्षा, यहां पर क्या है, पे पर एक मात्रा है, तो एक मात्रा से शब्द को तोड़ दो, जो पहचान है उससे पहले शब्द बच गया अप है, और बाद में क्या बच गया,क्षा बच गया। एक ही मात्रा बची है, एक ही मात्रा किससे बनती है, आप लोगों को पता है कि ए आ के बाद ई की मात्रा लगेगी, तो अप, और बाद में ई कौन सी लिखनी है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इच्छा में ई की मात्रा कौन सी आती है, बड़ी आती है। अप प्लस इच्छा अपेक्षा। उसी तरीके से जैसे शब्द आ जाए उपेक्षा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसमें क्या है, तो प्लस इच्छा, तो ये जो मात्रा है, इच्छा में ई की मात्रा दीर्घ आएगी, इसमें दीर्घ आएगी, ये आपको देखना है। जैसे एक बहुत ही बढ़िया शब्द एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रेक्षक, प्रेक्षक, तो शब्द वो महत्वपूर्ण होता है संधि में जिसके प्रथम वर्ण पर ही संधि हो जाए। यहाँ पर संधि से युक्त है, पै पर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो आप इसे तोड़ोगे तो प्र प्लस क्या बचा, इक्षक, क्या बचा, इक्षक बचा, तो कौन सा, इक्षक में ई की मात्रा बड़ी आती है, प्रेक्षक, प्रे प्लस है इक्षक, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है तीनों के तीनों। वैसे चारों के चारों ही उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम वर्ण पर ही संधि बनी है, तो प्र प्लस इक्षक, इक्षक में हमेशा ई की मात्रा बड़ी आती है। इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला, अर्थ होता है देखने वाला। चाहे प्रेक्षण कर दो, प्रेक्षण, तो प्रे प्लस ईक्षण, प्रे प्लस ईक्षण, तो प्रेक्षक जिस कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं। प्रेक्षक जो देखने वाला जिस वस्तु को देखता है वो है प्रेक्षण, तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ऐसे कई बार हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाया परमेश्वर, यहां पर क्या है, मैं पर एक मात्रा है, तो मैं से शब्द को हटाओगे परम, और आगे शब्द क्या बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। अब ईश्वर में आपको पता है कि मात्रा ई की दीर्घ आती है, परम प्लस है ईश्वर, ये भी कई बार एग्जाम में, अब हमने इसको वर्धी संधि में भी पढ़ा था, वो परमेश्वर ये था क्योंकि ईश्वर में ये प्रत्यय लगाकर उस शब्द को बनाया गया था, बाकी मूल में ये शब्द इसी प्रकार से। और भी इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं ये कह दूं कि देशवर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सिद्ध प्लस है ईश्वर,
प्लस ईश्वर। ए के बाद ई आ गया तो ए बन गया। ए के बाद ई आने से क्या बन गया? ए बन गया। अब हम जैसे आ के शब्द देखते हैं, जैसे एक शब्द आ गया लंकेश, तो एक मात्रा का शब्द है, तो इसके टुकड़े करेंगे तो लंका, क्योंकि मूल शब्द लंका है तो आ की मात्रा लगेगी और आगे क्या आएगा? ईस आएगा, क्योंकि लंका लंक नहीं बनेगा, लंका बनेगा, आ की मात्रा आएगी। तो आ प्लस ई ने मिलकर ए बनाया है। लंकेश का मतलब है रावण, और ईश का मतलब होता है भगवान, मालिक की। जो भी अर्थ है वो तो शब्द पर डिपेंड करता है कि इसका अर्थ भगवान लगाना है, मालिक लगाना है या पति लगाना है। तो लंकेश यानी लंका का मालिक, लंका का भगवान रावण था। जैसे एक शब्द आता है रमेश, रमेश क्या है? रम्मा प्लस इस आएगा, इसमें क्या आएगा? रम्मा नहीं आएगा, रम्मा प्लस इस। रम्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और ईश का अर्थ होता है मालिक या भगवान, पति जो भी है। और रमेश का अर्थ होता है विष्णु। रमेश का अर्थ क्या होता है? विष्णु। विष्णु लक्ष्मी का पति कह दो, लक्ष्मी का मालिक कह दो, लक्ष्मी का भगवान कह दो, कौन था? विष्णु था। जैसे एक बहुत ही बढ़िया शब्द एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे कमला, कमलेश, कमला नहीं कमलेश। अब बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, लोग इसकी संधि गलत कर देते हैं, कमल प्लस ईस कर देते हैं। कमला के क्या कर देते हैं? कमल प्लस ईस। बिल्कुल गलत है, कमला प्लस ईस होगा, कमला प्लस ईस होगा, कमला प्लस ईस होगा, आ की आएगी। कमला का अर्थ लक्ष्मी है, ईस का अर्थ है, और कमलेश का अर्थ भी विष्णु होता है। कमलेश का अर्थ क्या होता है? विष्णु होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ए की मात्रा आएगी या आ की, ई आएगी या दीर्घ ई आएगी या ह्रस्व ई आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा संधियों में। जैसे एक शब्द आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे अल्केश, अल्केश का भी क्या होता है? अलका प्लस ईस है, अलका प्लस ईस। अलका एक नगरी का नाम है, नगरी का नाम है। ईश का अर्थ स्वामी है, और अल्केश का अर्थ होता है इंद्र। अलका नगरी का स्वामी कौन था? इंद्र था। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अलक अलका होगा, मूल में शब्द क्या है? अलका है। जैसे एक शब्द आ जाता है कई बार मिथिलेश, इसका क्या होगा? थिला, थिला प्लस ईस, मिथिला प्लस ईस। मिथिला क्या है? एक राज्य का नाम है, राज्य का नाम है। और मिथिलेश का अर्थ होता है जनक, यानी जनक जिस राज्य का राजा था उसका नाम मिथिला था। और ईस का अर्थ मालिक, तो मिथिला का मालिक कौन हो गया? जनक था, मिथिलेश। ये शब्द, जैसे एक शब्द आ गया लंकेश्वर, इसका क्या हो जाएगा? लंका प्लस ईश्वर।
तो इन शब्दों में क्या है कि आ की मात्रा आती है और ये शब्द ए नहीं आता है, जैसे अलका है, मिथिला है, लंका है, रम्मा है, कमला है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है संधि के हिसाब से। जैसे एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शब्द है राकेश, संधि विच्छेद करें गुडाका प्लस से ईस होगा। तो गुडाका का अर्थ होता है नींद, ईस का अर्थ होता है स्वामी, यानी जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है उसे कहते हैं गुडाकेश। तो गुडाकेश जो शब्द है वो पर्यायवाची है, वो अर्जुन का भी है और शिव को भी कहते हैं। ये अर्जुन और शिव दोनों का है गुडाकेश। ये जो पर्यायवाची शब्द है वो अर्जुन और शिव दोनों का है। एक शब्द आता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राकेश, तो राकेश का विच्छेद क्या होगा? राका प्लस ईस होगा, राका प्लस ईस होगा। अब रा का अर्थ होता है रात्रि, क्या होता है? रात्रि। अब यूं माने कि हर रात्रि को हम राकेश नहीं कहते हैं, और राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। यानी ईस का अर्थ मालिक, रात का मालिक कौन होता है? चंद्रमा। लेकिन हर रात्रि को हम राका नहीं कह सकते। जो रात्रि होती है ना पूर्णिमा की, पूर्णिमा की रात्रि को ही हम राकेश कहते हैं। और हर दिन जो चंद्रमा उदय होता है उसे राकेश नहीं कहते हैं। जो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन उदय होता है उसको ही राकेश कहते हैं। यानी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विद्यमान हो, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में अगर विद्यमान हो तो ही उसको हम राकेश कहते हैं। तो वैसे सामान्य तौर पर हम राकाकार चंद्रमा लेते हैं, लेकिन वो हर दिन जो चंद्रमा उदय होता है उसको राकेश नहीं कह सकते। जो पूर्णिमा के दिन उदय होता है और पूर्णिमा की जो रात्रि है उसको ही राका कहते हैं, और उसी चंद्रमा को राकेश कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विद्यमान होता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पर भी राक नहीं राका, आ की मात्रा ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि आ आएगा या ए आएगा। इस में बड़ी आती है सबसे महत्वपूर्ण। जैसे एक शब्द आ जाता है कि महेश, तो क्या हो गया? महा प्लस है ईस। तो महा मीन्स जैसे आप कह सकते हो महान, ईस का अर्थ भगवान, और महेश का अर्थ क्या होता है? शिव होता है। महेश का अर्थ क्या होता है? शिव होता है। जैसे महेंद्र, क्या है? महा प्लस है प्लस है इंदर। महेंद्र का क्या बन गया? महा प्लस है इंदर। तो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। बाकी ए के भी शब्द आ जाएंगे, आ के भी आते हैं। जो आ के जो शब्द हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं गुण स्वर संधि में, कि आ के बाद ई आए, या आ के बाद उ आए, या आ के बाद री आए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे इस संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जो हमने पढ़े हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उदाहरण थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। जैसे लंकेश है, रमेश है, कमलेश है, अल्केश है, मिथिलेश है। जैसे इसे संबंधित एक और उदाहरण भी आता है, कई बार अखिलेश शब्द आ जाता है। अखिलेश, तो अखिलेश का क्या बनेगा? अखिल प्लस ईस बनेगा।
अखिल प्लस ईश बनेगा। अखिल ब्रह्मांड, संपूर्ण, ईश मीन्स मालिक, जिस संपूर्ण चीज का कोई मालिक हो, भगवान हो, पति हो, उसे कहते हैं अखिलेश। तो क्या कहते हैं? अखिलेश से कहते हैं। और भी इस प्रकार के दुनिया भर के आपको उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है कि गुण स्वर संधि में ए आ के बाद जो पहला हमारा परिभाषा हमने पढ़ी, ए आ के बाद ई आने पर तो ए बनता है, ऊ आने पर ओ बनता है, और री आने पर अर बनता है। और इसके जो 3 नियम भी हमने पढ़े हैं, भाषा याद कर लो चाहे नियम याद कर लो, एक ही बात है। और उसके बाद आज हमने इस क्लास में पहचान भी देखी है। अगर एक मात्रा अगर किसी शब्द पर हो, एक मात्रा आपको या तो ए की मिलेगी या फिर आपको ओ की मिलेगी, या हलंत जो रे है, हलंत रे जो रेफ युक्त रे है, उससे पहले ए की अगर ध्वनि आती है, हलंत रे से पूर्व या तो हलंत रे से पूर्व ए की ध्वनि, या एक मात्रा ए की या एक मात्रा ओ की, अगर किसी शब्द में हो इस प्रकार की कंडीशन, तो उसमें गुण स्वर संधि हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर मूल शब्द है, अगर मूल शब्द में अगर कोई मात्रा आ गई, एक मात्रा आ गई, तो उसमें फिर कोई संधि मान्य नहीं होगी। जैसे केवल एक शब्द है, उसमें एक ही मात्रा है क पर, लेकिन ये मूल शब्द है, अब इसमें आप कोई संधि नहीं होगी, ये मूल शब्द है, संधि से रहित शब्द माना जाएगा। उसके बाद हमने पहला नियम पढ़ा था आज गुण स्वर संधि का, ए आ के बाद ई आने पर ए आएगा। इसके कुछ हमने उदाहरण यहाँ पर देखे हैं, और बाकी तो उदाहरण आपको अगर नियम याद है तो फिर ये दोनों उदाहरण बहुत एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये उदाहरण भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार आ चुका है। उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनका आ आता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ आता है, वो उदाहरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हमने कुछ उदाहरण पहुंचने की कोशिश की है। बाकी गुण स्वर संधि के जो बाकी जो 2 नियम है उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।